अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होगी, कैबिनेट क्या बनेगी, अब तक गुमगु किसी सूरत हाल है। एक तरफ लीगी ज़राए दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ विफाकी हुकूमत साजी पर डेडलॉक खत्म हो गया है। सदर, स्पीकर और गवर्नर्स के ओहदे पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में शेयर की डिमांड पर भी नून लीग रजामंद है। नून लीग बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वजीर आला को सपोर्ट करेगी, लेकिन आज बिलावल ने जल्द से खिताब में नून लीग पर शदीद तनकीद की और धांधली का इल्जाम भी लगाया और उस्मा की ऑफर ठुकराने की खबर भी दे दी है। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वो हक नहीं है कि मैं अपने आप को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करूं। जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। बिलावल भुट्टो का लबो लहजा बता रहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए रजामंद नहीं है। इस पर राजा रियाज साहब ने भी कुछ फरमाया है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के दावे के जवाब में आज सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ में कॉलम लिखा है। जावेद चौधरी के कॉलम के मुताबिक जनरल बाजवा ने बताया कि उनकी मौलाना फजल रहमान से पहली मुलाकात 2018 में हुई। मौलाना फाटा के इंजमाम के खिलाफ थे क्योंकि उनकी नशिस्तें कम हो रही थी, लेकिन जनरल बाजवा ने उन्हें मना लिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मौलाना फजल रहमान की दूसरी मुलाकात 2019 में हुई। जनरल फैज़ मौलाना और अब्दुल गफूर हैदरी को लेकर उनके घर गए। JUI के सरबराह चाहते थे ऑपोजिशन बशमूल आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से इस्तीफों के लिए मजबूर किया जाए। मौलाना की इस ख्वाहिश पर जनरल बाजवा ने इनकार किया तो बात तल्ख कलामी तक पहुंच गई। इसी मुलाकात में मौलाना ने बाकी लोगों को बाहर भेजकर जनरल बाजवा के पैर पकड़ लिए, जिस पर वो अपने घुटने छुड़वाते रहे, लेकिन मौलाना ने जनरल बाजवा को हिलने नहीं दिया। जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल बाजवा की मौलाना फजल रहमान से तीसरी मुलाकात 2019 में उस वक्त हुई जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए। इस मरतबा मौलाना के साथ अकरम दुर्रानी मौजूद थे। जनरल बाजवा ने मुल्क को कमज़ोर न करने का कहा तो मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान का इस्तीफ़ा डिमांड कर दिया, जिस पर साबिक आर्मी चीफ ने माजरत कर ली। बाद में जनरल फैज़ हमीद ने मौलाना को धरना ख़त्म करने के लिए मना लिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सीनियर सहाफ़ी को यह भी बताया कि मौलाना जनरल फैज़ हमीद से मुसलसल राब्ते में रहते थे और उनके एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात थे। कॉलम के आखिर में सीनियर सहाफ़ी लिखते हैं कि जनरल बाजवा के मुताबिक उनकी मौलाना से आखिरी मुलाकात 26 मार्च 2022 को हुई, जब साबिक आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम अपोजिशन लीडरान को मेस में बुलाया और अदम एतमाद वापस लेने की शर्त पर इंतखाबात का ऐलान करने का यकीन दिलाया। कॉलम के मुताबिक शहबाज शरीफ तो मान गए थे, लेकिन मौलाना और बिलावल ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को अपनी नाकामी से आगाह किया, जिसके अगले रोज़ यानी 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में साइफर लहरा दिया और रजीम चेंज का बयानिया लेकर अवाम में चले गए। अब इस पर मजीद बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम JUI के तर्जुमान असलम गौरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है और वो 4 मुलाकातों के हवाले से बता रहे हैं जनरल बाजवा से, कह रहे हैं कि उनमें से कुछ मुलाकातें जो हैं वो कौमी मामलात पर हुई थी, लेकिन कुछ मुलाकातें मौलाना साहब की ख्वाहिश पर हुई थी और इन मुलाकातों का अहवाल भी लिखा है उन्होंने। JUI का क्या मौक़िफ़ है इस पर? मैं उनके इस इंटरव्यू पे डिनाई करता हूँ। ये उनकी टेबल स्टोरी है और 1 या 2 मुलाकातें ज़रूर उसमें हैं जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जिक्र है कि वो गए थे और तलखी हुई थी। इस तरह की 1-2 मुलाकातें धरने के दौरान जो सिलसिला था वो ज़रूर हुई थी, लेकिन जो उन्होंने स्टोरी बनाई है वो पूरी टेबल स्टोरी है और उसके हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मौलाना फजल रहमान साहब को सहाफ़ी जानते हैं, उनकी 50 साल सियासी तारीख़ उनके सामने मौजूद हैं। ना वो जनरल ज़िया-उल हक़ के सामने झुके थे, तहरीक का हिस्सा बने थे। 27 साल की उम्र थी उनकी उस वक़्त और MRD की तहरीक का वो रूह रवां थे। वो इसी तरह ना परवेज़ मुशर्रफ की जेलें उन्हें झुका सकी और वो कहते हैं कि फ़लाँ आदमी के घुटने के हाथ रख दिया और ये किया। ये सब जावेद चौधरी भी शायद मौलाना साहब के बारे में इतना नहीं जानते जिस किस्म की उन्होंने स्टोरी दी है। मैं समझता हूँ कि मैं डिनाई करता हूँ इस स्टोरी को। ये टेबल स्टोरी है और मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ज़िम्मेदार आदमी इस तरह की स्टोरी अगर सर अगर आप ये मानते हैं कि मौलाना और जनरल बाजवा की मुलाकातें हुई हैं, तो मौलाना फिर किस हैसियत में ये मुलाकातें करते रहे हैं? क्योंकि वो तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ रहे हैं।
फिर उन्होंने कैसे एक जनरल के कहने पर अदम एतमाद में साथ दे दिया? मौलाना को राह के एजेंटों से मिलने तो नहीं गए, या मौलाना साहब को इंडियन आर्मी से मिलने तो नहीं गए। ये हमारे लोग हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इनसे ना मिला जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का हमारे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, अब इनसे मिलने से तो मना नहीं है। जिस वक्त धरने के दौरान 1-2 मुलाकातें हुई हैं, और उस मुलाकातें को मेरा ख्याल जुर्म तो नहीं किया अगर कोई मुलाकातें ऐसी हुई हैं, और कोई उनसे हमने कोई मदद नहीं ली है, बल्कि हमने उनकी गुफ्तगू सुनने की मदद की। अच्छा सर, ये भी पता चला कि मौलाना के जनरल फैज से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वो दोनों मुसलसल राबते में भी थे, और एक मुलाकात तो जनरल फैज हमीद खुद मौलाना को लेकर साबिक आर्मी चीफ के घर गए थे। देखें, हमने उनसे एक कमिटमेंट लेने के बाद खत्म किया। आप सबको पता है, चौई शुजात वाले बीच में पड़े थे, चौई परवेज़ लाई बीच में पड़े थे। ये वही मुलाकातों का जिक्र हो रहा है, कोई नई चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा। उन्हीं मुलाकातों का जिक्र हो रहा है जब हम यहाँ इस्लामाबाद धरने में बैठे। सही, असलम गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, क्योंकि इस आर्टिकल में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ साथ बाकी दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं का भी तस्करा है जिनसे 26 मार्च को मुलाकात की गई थी। तो उसमें से एक शख्सियत अख्तर मेंगल साहब BNP के सरबराह प्रोग्राम में मेरे साथ भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मेंगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। सबसे पहले तो सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीके अदम एतमाद जो है वो जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। आज एक आर्टिकल सामने आता है और उसमें कहा जाता है जनरल बाजवा की मुताबिक वो कहते हैं कि उन्होंने तो इस मुलाकात में अदम एतमाद वापस लेने की बात की थी, और उनके मुताबिक इस मुलाकात में आप भी मौजूद थे, जो मुलाकात 26 मार्च को हुई थी, जिसमें दीगर जमातों के लोग भी मौजूद थे। तो सर, क्योंकि आप ऐनी शाहिद हैं, तो आप इस मुलाकात के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं अख्तर साहब। हाँ, शुक्रिया किरण। देखिए, जो 26 मार्च की जो मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा के साथ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थीं, उसमें तो जनरल बाजवा ने ये कहकर हमसे मुखातिब हुए कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस है, और अगर आप लोगों को हुकूमत मिलती भी है तो शायद आप चला ना सकें, और क्राइसिस आगे की तरफ मज़ीद उनमें इजाफ़ा होगा, तो बेहतर होगा कि हमने इमरान खान को राज़ी कर दिया है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके नए इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अगर ये उस मीटिंग में तो ये बात हुई थी, अगर इससे पहले कोई मीटिंगें हुई हैं जिसमें बाजवा ने या किसी और ने उनको ये इंडिकेशन दी या इस तरफ उनको हुक्मनामा जारी किया है किसी को भी, तो मैं उसमें कम से कम मौजूद नहीं था। अख्तर साहब, क्या आपकी नॉलेज में ऐसी कोई बात है, किसी सियासी रहनुमा के जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया हो कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि अदम एतमाद लाई जाए? नहीं, मेरी तरफ तो कुछ इस तरह दिया मिला। हाँ, जब ये अदम एतमाद की तहरीक का जो है जब इब्तिदा हो रही थी, जब ये तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में ले जा रहा था, उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ने मेरी उनसे मीटिंग हुई थी लाहौर में। तो उन्होंने कहा था जी हम तमाम सियासी पार्टियों ने जो अपोजिशन में है PDM के, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे उनके ख़िलाफ़। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जी नंबर्स जो हैं वो तो हमारे पूरे नहीं हैं, क्या आप वो रिक्वायर नंबर हैं वो आप लोगों ने पूरे किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो जो रिक्वायर नंबर हैं वो हमने पूरे कर दिए। तो मैंने उनसे कहा कि जी 3.5 साल गुजर चुके हैं, अब 1.5 साल का अरसा बचा हुआ है, तो इस 1.5 साल में हम शायद वो डिलीवर ना कर पाएँ जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और इन 3 सालों में लोग जो है ना वो PTI की हुकूमत से जो है ना वो बेजार से आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो 3.5 साल कारकर्दगी का जो गंद है वो हमारे खाते में ना आए, लेकिन वो बज़िद थे कि ये हम तमाम पार्टियों का ये फैसला है तो हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। और आपकी बात फिर सही भी साबित हुई सर। सारा फिर वो जो 16-17 महीने की हुकूमत रही, फिर वो सब आप लोगों के हिस्से में ही आया। यानी आप इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रहे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावा किया है कि जनरल बाजवा के कहने पर अदम एतमाद लाई गई है। मैंने कहा बेबी कि मैं किसी की तरदीद नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरी मौजूदगी में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये था। हाँ, इसके अलावा कोई मीटिंगें हुई होंगी मेरे इल्म में नहीं, ना ही उन मीटिंगों में मैं मौजूद था।
जी ठीक। अच्छा अख्तर साहब, जब आप पीटीआई हुकूमत का हिस्सा थे तो बलूचिस्तान में सर कई लापता अफराद ने अब जो है वो अपने घरों को वापस वो लौट रहे थे। एक बड़ा मसला था जो हल होने जा रहा था और आपने भी लिया, लेकिन फिर सर आप हुकूमत के खिलाफ चले गए। तो मिगल साहब ऐसा क्या हुआ कि फिर आपने अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने के लिए चले गए? देखें, पीटीआई के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था, 6 नुकात थे उसमें सर फहरिस्त नुकता यही था कि मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी, और वो मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी का हर मीटिंग में उनके साथ पीटीआई के जो लीडरशिप है उनके साथ हम उनको याद दहानी करते, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हम उनको याद दहानी कराते रहे। लेकिन उस पूरे अरसे में तकरीबन 450 के करीब लोग बाजियाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लिस्ट हमने उनको प्रोवाइड की थी वो 5000 से ऊपर थी, और उसी दौरान जब 450 लोग बाजियाब हो गए, 1500 से 100 से ज़्यादा लोग जो है वो फिर मिसिंग हो गए थे। तो फिर हमने समझा कि अब वो उस हुकूमत में बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो हमने उस हुकूमत को खैरबाद कर दिया। ठीक। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से आपने खुद ये कहा था कि 3-3.5 साल गुजर चुके हैं और इनकी हुकूमत का किया धरा वो हमारे ऊपर ना आ जाए। फिर अब जो इलेक्शन के नतीजे आए, इंतखाबी निशान ना होने की वजह से पीटीआई उम्मीदवार जिस तरह से जीते हैं, आपको लगता है सर कि तहरीके अदम एतमाद का जो फैसला था वो गलत था, या उसके बाद जो आप लोगों की हिकमत अमली रही वो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई, जिसका फिर खुमियाजा इलेक्शन के नतीजे में देखना पड़ा आप लोगों को? बीबी देखिए, अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आइनी और एक कानूनी और जमहूरी हक था हमारा जी। जब किसी को एतमाद का वोट लेने का हक है तो अदम एतमाद की तहरीक भी लाना इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के असम्बली के कवानीन के मुताबिक हम लाएं। हाँ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, और जो एक फ़ैसला ये भी किया गया था कि अदम एतमाद के फ़ौरन बाद कुछ जो कानून साजी करके जून से पहले उस हुकूमत को ख़त्म करके निगरान हुकूमत का ऐलान किया जाएगा और इलेक्शन कराए जाएंगे उस निगरान हुकूमत के दौरान। लेकिन उनकी शायद मजबूरियां थी, उनकी जो ज़रूरतें थी कानून साजी की वो ज़्यादा होती गई, तो इसमें कुछ टाइम लग गया और वो चंद महीनों का जो अरसा था वो 1.5 साल 16 महीने तक जाके पहुंच चुका। सर ये मजबूरी किसकी थी? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि शहबाज शरीफ साहब तो इस्तीफा दे रहे थे लेकिन उनको रोका गया। अब देख, वो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उस हुकूमत का जो बड़ा चंक उनके हाथ में था, मजबूरियां भी उनकी थी, ज़रूरतें भी उनकी थी। तो शहबाज शरीफ साहब असेंबली डिसॉल्व नहीं कर रहे थे सर? पहले ये तय हुआ था कि जी हम जून से पहले असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि शायद उनकी ज़रूरतें, उनकी कानून साजी की ज़रूरतें और उनकी दूसरी ज़रूरतें जो है ना वो हावी आ गई, और जिसकी वजह से उन्होंने असेंबलियाँ डिसॉल्व नहीं की, और ये सिलसिला जो चंद महीने में हल होना था उसको जो है 16 महीने लग गए। जी सर, वो ज़रूरतें क्या थी? शायद कुछ कानून साजी ऐसी थी जिनको लाकर उन्होंने बआसानी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। कुछ कानून साजियाँ ऐसी थी जिनकी बुनियाद पर वो मुल्क में से बाहर थे, वापस भी आ गए। ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो इंसान को मजबूर करती हैं। सही सर, हम तो ये सुनते रहे, खबरें तो ये आती रहीं कि क्योंकि 25 मई को इमरान खान जो है वो अपनी रैली लेकर आ गए थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इसी वजह से फिर उन्होंने जो है वो असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं किया। सर, आपने 2022 में ख़त लिखा जिसमें नून लीग पर एस्टेब्लिशमेंट की जी हुजूरी के इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने खुलकर इन पर डील के इल्ज़ामात लगाए। सब ये कहते रहे कि मियाँ साहब वापस ही वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर अभी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की दौड़ से तो मियाँ साहब बिल्कुल ही बाहर हैं। वजह क्या नज़र आती है इसकी आपको मिगल साहब? मतलब शायद जो कुछ उन्होंने तय किया था जिन कुव्वतों के साथ,
उन पर वो कुव्वतें जो है मुकम्मल पूरी नहीं उतरी। जो उनको एक एतमाद दिया गया था या उनको जो अश्योरेंस दी गई थी, शायद उन अश्योरेंस की वो पाबंदी नहीं की गई, इसलिए स्प्लिट मैंडेट दिया गया है। और इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को इस मुल्क में, यहाँ तक कि आज़ादों को भी इस दौड़ में दौड़ाया गया कि आप जीतें, आपकी अक्सरियत है और आपके सिवा और कोई नहीं जीत सकता। लेकिन ये पता नहीं था कि एक खामोश वोट भी है इस मुल्क में जो अपने हक और सच्चाई की तरफ जो है वो राग़िब होगा और वो वहीं पे वोट देगा। सही। अच्छा सर, अब जब नतीजा सामने आ गया है तो फिर ये हक और सच का वोट पड़ा किसको है? देखें, इसमें तो मैंने इस इलेक्शन को एक नया नाम दिया है। इस मुल्क में मजहबी दहशतगर्दियाँ होती हैं जी, फ़िरका वाराना दहशतगर्दियाँ होती हैं, जिससे कोई इलाका, कोई एक फ़िरका या कोई एक सूबा मुतासर होता है। इसमें शायद कौमों पे भी इल्ज़ाम हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से भी दहशतगर्दी होती है, रियासती दहशतगर्दी भी होती है। लेकिन ये एक इंतखाबी दहशतगर्दी है जिससे ना कोई गांव बचाए, ना कोई शहर बचाए, ना कोई हल्का बचाए, ना कोई सूबा बचाए, ना ही मुल्क बचाए। और इस इंतखाबी दहशतगर्दी के नतीजे में उन्होंने लोगों का मैंडेट चुराने की कोशिश की। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का मैंडेट चुराने की कोशिश की और इससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टियों को बिल्कुल दीवार से लगाकर उसकी क़यादत छीनने की कोशिश की गई। उससे जो है उसका इंतखाबी निशान छीना गया। लेकिन उसके बावजूद आज़ाद अरकान के तौर पर वो उभर कर सामने आए तो उनको तो ये क्रेडिट जाना चाहिए। और उन्होंने उन कुव्वतों को डिफीट दिए, उन पॉलिटिकल पार्टियों को डिफीट दिए अपनी हिकमत अमली से और अपनी स्ट्रगल से, जो पॉलिटिकल पार्टियां और जो कुव्वतें उनको जो है इस 2024 के इलेक्शन से बाहर रखना चाहती थी। लेकिन सर इसका बेनिफिशरी तो कोई ना कोई होगा ना। ये इंतखाबी दहशतगर्दी आपके मुताबिक ये की फिर किसके लिए गई है? क्योंकि अक्सरियत तो किसी भी जमात को नहीं मिली, हुकूमत तो कोई भी एक जमात नहीं बना सकती। अगर ये इंतखाबी दहशतगर्दी नहीं की जाती और किसी का सिंबल ना छीना जाता तो आज ये नताइज जो आज हमारे और आपके सामने हैं वो नहीं होते। वो नताइज बिल्कुल इससे 100% मुख्तलिफ होते। तो शायद वो जो आज किसी हद तक बेनिफिशरी हैं, जो हुकूमतें बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं, उनकी जगह जो है कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है अक्सरियती पार्टी होती। ये आप उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके पास ना इंतखाबी निशान था, ना जिनके सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे। आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। जी पता नहीं उनका नाम लेना जो है चैनल में आजकल अलाउड है नहीं है। बिल्कुल पीटीआई की, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। जी सर, अब आप बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के अलाउ है। अच्छा सर, ये बताएं, अब इंतखाबी नताइज बड़े क्लियर हो गए हैं। कोई भी जमात ऑब्वियसली तनहा हुकूमत नहीं बना सकती, सब ने मिलकर हुकूमत बनानी है। सब हुकूमत मिलकर बनाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक और कल राउंड होना है, उसके बाद पता चलेगा कि मामला कहाँ जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत बनती है वो ना मुस्तहकम होगी और ना मजबूत होगी, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1-2 साल भी अगर ये हुकूमत चल जाए तो ये भी बड़ी गनीमत होगी। आप भी ऐसे ही समझते हैं मेंगल साहब? बीबी, पहले तो ये देखें हम कि जो इलेक्शन के नताइज जो आए हुए हैं, ये 12वां इलेक्शन इस मुल्क में, और एक इलेक्शन वो हुआ था जिससे मुल्क 2 लख्त हुआ। कोई ऐसा इलेक्शन यहाँ पे नहीं गुजरा जिस पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो, जिस पे दब्बे ना हो, जिस पर दाग ना हो। कोई तो होगा इनका जिम्मेदार। केयरटेकर हुकूमत होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, इलेक्शन कमीशन होगा, जुडिशरी होगी, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी।
आज से पहले जो इलेक्शन हुए हैं, किसी एक को मोर्ज़े इल्ज़ाम ठहरा कर साबित करके किसी एक को सज़ा हुई है? किसी पॉलिटिशियन को सज़ा हुई है? किसी जज को सज़ा हुई है? किसी ब्यूरोक्रेट को सज़ा हुई है? किसी आर्मी के चीफ को या आर्मी के किसी फौजी एहलकार को सज़ा हुई है? किसी को नहीं हुई है। और ये जो नताइज अभी निकाले गए हैं, अब उन्हीं को संभालने पड़ेंगे जिन्होंने ये नताइज मैनिपुलेट किए हैं। ये नताइज मैनिपुलेट करके लाए गए हैं। इस मुल्क के 1970 के इलेक्शन में जो नताइज लाए गए, जिससे आपका मुल्क दो लख्त हुआ, उसके बारे में किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हम समझते हैं इनको मिलाया जाएगा, जिस तरह के इनको इलेक्शन जितवाए गए, इनको मिला के इनको मजबूर किया जाएगा कि वो इकट्ठे चलें। और वो और आपको किसी ने कहा है कि हुकूमत का हिस्सा बने, या आप ऑपोजिशन का हिस्सा बनेंगे? हमारे यहाँ मिसाल है, वो प्याज भी चबाएंगे और आंसू भी आएंगे। कोई पूछेगा, कहते पुल दादम मतलब मैंने पैसे दिए हैं। तो इनको मजबूरी, जिनके इशारों पर वो सियासत करते हैं, जिनके इशारों पर वो सियासत के मैदान में, उनका कहना जो है वो कभी इनकार नहीं करेंगे उनके कहने से। सर, आपको किसी ने कहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? नहीं जी, अब हमारी जो बाकी सीटें तो सब ले गए, प्रोविंशियल की सब ले गए। एक मेरी प्रोविंशियल छोड़िए, नेशनल की जो सीट थी, मैं 3 नेशनल से जीता था, लेकिन अब एक बची। अभी देखें, अभी तक हनूज दिल्ली दूरस, अभी ये 2 भी सीट मुझे छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। अगर छोड़ी तो ज़ाहिर फैसला हम वो करेंगे जो हम समझते हैं कि हमारे सूबे के मफाद में हो। नहीं, आपको किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाते हैं तो आप हिस्सा होंगे नहीं होंगे? मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत, जिसको केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, जिसको मैं अंडरटेकर हुकूमत कहता हूँ, और जिसके आज नताइज हमारे सामने आ गए हैं कि वो गोरखन निकले हैं मुल्क की जमहूरियत के लिए। तो मुमकिन है इस निगरान हुकूमत के दौरान मेरे जो टेलीफोन नंबर है उनसे डिलीट हो गए होंगे। तो मेहरबानी, शुक्र खुदावंद ताला का अदा करता हूँ कि उन्होंने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया। सही। अच्छा सर, आप लोग इस वक्त बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद बनाया है, आप लोग कई रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं, आज भी हड़ताल की गई। आप लोगों को कितनी नशिस्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और मिंगल साहब मुद्दे हैं आपके? देखिए, सिर्फ हम सियासत नशिस्तों की नहीं करते, इसमें तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो 4 जमाती इत्तेहाद में शामिल हैं, न कि सिर्फ इनका मैंडेट छीना गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जो एक बीमारी है जिसने इस मुल्क को जकड़ के रखा है, जब तक कि उसका मुकम्मल इलाज नहीं किया जाता, आर्जी तौर पर किसी पेन किलर से जो है ना, हमें शायद कोई सीट मिल जाए या किसी हल्के से जो है हमारी अक्सियत साबित करके वो उसको हल करें, ये मसले का हल नहीं है। जब तक कि वो कुव्वतें जो 12वां जो इलेक्शन है, उन तमाम इलेक्शनों में जो मुदाखलत कर कर एक जमहूरी जो कल्चर है, एक डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है, उस पर शब खून मार कर उसको सबोटाज करते हैं, जब तक कि उनको लगाम नहीं दिया जाएगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मसला किसी एक ना गुज़श्ता 12 इलेक्शन से हल हुआ है या आने वाले 50 इलेक्शन से हल होगा, जब तक कि उन कुव्वतों को लगाम नहीं दिया जाता। मिंगल साहब, आपके बारे में सरफराज बुगटी साहब, जो कि वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जिस ज़बान का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो कोई महज़ब सियासतदान नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कौम परस्तों की घिनौनी हरकत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। रद्द अमल देना चाहेंगे उनके इस स्टेटमेंट पर? मैं ऐसे किसी शख्स के बारे में कोई कमिट्स नहीं करना चाहता जिसकी कोई ना सियासी हैसियत हो, ना जिसकी कोई
कबायली हैसियत हो, वो निगरान हुकूमत का हिस्सा थे, अंडरटेकर का हिस्सा थे, और वो अंडरटेकर छोड़कर फ़ौरन उसके लिए कोई कानून नहीं है कि जो केयर टेकर होता है वो इलेक्शन में हिस्से नहीं ले सकते। उनको रेवड़ के तौर पर जो है ना हाँक कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो कराया गया है। अब उस चरावे से पूछे जो उनको हाँक के ले गया अपने पास। बीएनपी के सरबरा अख्तर मेंगल साहब, इंतहाई अहम गुफ्तगू आपके साथ हो रही थी, बहुत शुक्रिया आपने अपना किया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। ये फैसला पीटीआई की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो साहब ने ठट्ठा में जो जलसे से खिताब किया है उसमें बड़ा जमातों को आड़े हाथों लिया है। तो इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए शुएब शाहीन साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ शहला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाए, दोनों को खुशामदीद कहूँगी। शुएब साहब, सबसे पहले तो आप फरमाइए सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का फैसला आप लोगों ने किया है, तो ये मुआहिदा क्या तय पा गया है? और आप लोगों के तो MWM के साथ भी मामला तय पा गए थे। सेक्रेटरी इत्तलात आपके रऊफ हसन साहब खुद मीडिया पर आए थे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, फिर पीछे कैसे हट गए, क्यों हट गए सर? देखिए, ये तो पार्टी पॉलिसी होती है और आज उनके साथ इत्तेफाक से फैसला हुआ है जिसमें MWM के भी दोस्त शामिल थे और मेरा ख्याल है कि इस वक्त आज हमारे सेक्रेटरी जनरल ने उसको अनाउंसमेंट भी की है। तो आई थिंक देयर इज़ नो डिस्प्यूट एट ऑल। बहरहाल ये पार्टी पॉलिसी थी, कोई डिसीजन था, कोई उस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद से फैसला हो गया है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो आपका मुआहिदा है ये सिर्फ सिंध और पंजाब में होगा या ये विफाक में भी इस सतह पर इत्तेहाद होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ? देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा तफसीलात तो मेरे नॉलेज में नहीं है क्योंकि आज ही ये हुआ है और आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है उमर अयूब साहब ने और गौहर साहब ने और उसकी तफसीलात बता दी हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि फेडरल में भी है और पंजाब में भी है। मरकज के, ठीक है, आप कह रहे हैं फेडरल में भी और पंजाब में भी। अच्छा सर, इस इत्तेहाद या शमूलियत के बाद शुएब साहब होगा क्या? तमाम उम्मीदवार वापस तहरीके इंसाफ में आएंगे या कोई और प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखें, इसका तो एक लीगल कवर देना मकसद है ना हमारा, ताकि हमारी जो सीटें हैं, रिजर्व सीटें, वो ना ज़ाय हो जाएं। वो सीटें हमें मिल जाएंगी। बाकी तो हमने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराना है और फिर हमारा पीटीआई के साथ ये एक इत्तेहाद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हम अपनी पार्टी में ही वापस जाएंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। शुएब साहब, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये आपको मिलेंगी कैसे? क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ा और उन्होंने अपनी ऑब्वियसली फिर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, तो ये कैसे मिलेंगी आपको? नहीं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो तो देखें ना, आप कोई भी पार्टी का ये शेयर होता है, जब हम उस पार्टी में चले जाते हैं तो हमारा जो शेयर बनेगा वो तो बाद में भी हम अपना शेयर के हिसाब से दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और आपको याद होगा जैसे पंजाब में जो लोग छोड़ के गए थे पार्टी, 20 तो वो थे ना जिसमें दोबारा इलेक्शन हुआ था, 5 वो थे जो रिजर्व सीट्स वाले थे और उसके लिए उन्होंने हमसे, इलेक्शन कमीशन ने हमसे रिजर्व सीट्स के नाम मांगे, हमने दिए और वो हमारा शेयर हमें मिल गया। तो वो तो पार्टीज का शेयर होता है कि जितनी नुमाइंदगी आपकी असेंबली में है, तनासुब के हिसाब से आपको वो जो रिजर्व सीटें मखसूस नशिस्तें, माइनॉरिटी नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तें आपको मिल जाती हैं। वो इलेक्शन का एक 2 to 4 मौजूद है। सही कह रहे हैं आप, ठीक, सही। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइए, आज बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे से खिताब किया ठट्टा में और उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहा गया था कि 3 साल के लिए नून लीग और 2 साल के लिए पीपी का वजीर आजम होगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये फॉर्मूला मैडम कहाँ से आया था और इसमें सिर्फ ये ऑप्शन था कि वजीर आजम 2 होंगे या फिर सदर और दीगर ओहदों के हवाले से भी ऑप्शन आए थे सामने आपके? जाहिर है कि नून लीग की जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है नंबर है NA पे और उन्होंने अपने तौर पर ये ऑफ़र दी होगी और कौन देगा।
कि इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो सादा अक्सरियत नहीं ले सकी है, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा होगा कि ये ऑप्शन रखें कि इस तरह कर लें। जैसे इससे पहले बलूचिस्तान में जो है 2 वज़राए आला रहे, लेकिन हम नहीं समझते, चेयरमैन नहीं समझते, हमारी पार्टी की सीईसी नहीं समझती कि इस तरह से किया जाए, इसलिए उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। और इस फैसले को पार्टी में हर लेवल तक पसंद किया जा रहा है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। और ये हतमी है, ये अभी तक हतमी है? जाहिर है चेयरमैन ने आज पूरे जलसे में ऐलान किया है, उससे पहले सीईसी का फैसला है, सीईसी के फैसले के सब पाबंद हैं, तो ये हतमी है बिल्कुल अभी तक, तो बिल्कुल। क्योंकि शैला साहिबा कल एक और मरहला होना है ना आप लोगों की तरफ से, आपका और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास होना है कल एक और पीएमएलएन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब में भी शेयर के हवाले से बात की जा रही है आप लोगों की तरफ से, 2-3 वजारतें वहां पर भी आपको मिलेंगी, कैबिनेट में भी आप लोग बैठेंगे, और ये पीएमएलएन की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। इनफैक्ट देखें, अगर वो क्लेम कर रहे हैं, पहले अब भी इस तरह के तजर्बात हुए हैं, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो इन तजर्बात से खुश नहीं हुए। वो मिनिस्टर होते हुए भी उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनका काम नहीं होता था, उनके इलाकों में कुछ नहीं होता था, वो जहाँ चाहते थे कुछ नहीं होता था। तो सबसे ज़्यादा हमें रिजर्वेशंस जो आई हैं वो पंजाब ही के मेंबर्स की तरफ से आई हैं और पंजाब ही के लोगों की तरफ से आई हैं कि इस तरह नहीं। और हमें एक ये भी मसला है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो सिर्फ उसने एनएफसी किया, उसके बाद ना तो नून लीग ने किया ना पीटीआई ने किया। और हद तो ये है कि सीसीआई की और मीटिंग्स जो कि हर 3 महीने के बाद होनी है, दोनों पार्टीज़ नहीं बुलाती थी। और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, दोनों का एक एक तरीक़ा है कि सीसीआई की मीटिंग हर 3 महीने के बाद बुलानी है और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की एनईसी की साल में कम से कम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई दौर में तो इससे भी गए। तो ये हमें शैला साहिबा, इसहाक डार साहब कहते हैं जी, इसहाक डार साहब कह रहे हैं हुकूमत साजी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उस पर बिलावल साहब ने आज जलसे में बात कर दी है सारी की सारी। तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सियासी अकाबरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। कमेटी ने ये तय किया था कि जब तक मामलात फाइनलाइज नहीं हो जाते हतमी तौर पर, तब तक कोई भी रहनुमा स्टेटमेंट नहीं देगा। देखिए, ये तो हमारी सीईसी का फैसला है जो कि आ चुका है। ये तो सीईसी का फैसला है जो कि इन सारी बातों से पहले आ चुका है और वो इसी पे बात कर रहे हैं कि अपने वोटर्स को हमने मुतमईन करना है, इस्तकबाल हो रहे हैं, लोग बुलाना चाह रहे हैं, एक बतदरीज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने 2009 के बाद से जिस तरह से हमने अपने काम के ज़रिए अपनी सीटें बढ़ाई हैं, तो लोगों की एक डिमांड है और सबको मालूम है सीईसी में क्या फ़ैसला हुआ है। ठीक ठीक। शुएब साहब, आप लोगों की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। अभी आप लोगों की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हुकूमत में बैठेंगे, फिर 2 दिन पहले एक और ऐलान सामने हमारे आता है, कहा जाता है कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। अब आप लोगों की तरफ से वजारत उज़्मा के बारे में तो बताया जा रहा है कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, उमर अयूब साहब के हवाले से नाम सामने आ गया, लेकिन ऑपोजिशन लीडर कौन होगा ये भी अभी तक सामने नहीं आया। तो हतमी तौर पर पीटीआई क्या डिसाइड कर रही है? आप लोग ऑपोजिशन बेंचेस पर होंगे, हुकूमत बनाएंगे, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार आपके होंगे, क्या करेंगे आप लोग? क्या हतमी तौर पर तय हो गया है? देखिए, हम तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और हम तो ये बजा तौर पर समझते हैं कि कौम ने हमें 2/3 मेजॉरिटी से नवाजा है, हमें मैंडेट दिया है जिसको डकैती के ज़रिए चोरी करने की कोशिश की गई। और हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हुए हैं, हाई कोर्ट्स में भी गए हुए हैं और हमें कभी यकीन है कि हमें हमारा हक मिलेगा। और कल कमिश्नर रावलपिंडी ने जो स्टेटमेंट दी है, और अभी बल्कि गुजरांवाला की एक इसी तरह के प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे या रिटर्निंग ऑफिसर थे, उसकी स्टेटमेंट चल रही थी, सच बिल आखिर सामने आना शुरू हो गया है। और कब तक ये छुपा रहेगा? और जो कुछ हो रहा है या जिस सबके सामने हमें नजर आ रहा है कि जो सूरत हाल चल रही है,
और मैं नहीं समझता कि हमारा जो हक है वो हमें उससे महरूम रखा जाएगा। मसलन इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं और इसी तरह का पूरा इस्लामाबाद है, उसी तरह का रावलपिंडी है, उसी तरह लाहौर है, मसलन कराची है, इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं। अब जो मैं अपनी सीट की बात करूँ, जी सर, कल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में धांधली के हवाले से दरखास्त की समाअत करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग फरीक बनेंगे? जी हम कल जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम कल जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको बताएं कि जो कुछ हुआ है उसके ऊपर मैंने ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 16 तारीख को, उनको मिल चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत जो कुछ मुल्क में तबाही और बर्बादी हुई है, इस चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकती। उनको 184(3) की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए, उनको इस मसले को उठाना चाहिए। अब मसलन मैं आपको बता रहा था, इसी तरह के सब एरिया में है। 387 हमारे पोलिंग स्टेशन से 387 के 387 का रिजल्ट है मेरे पास, फॉर्म 45 है जिसपे तकरीबन 3000 के करीब अफराद के दस्तखत हैं, मुख्तलिफ लोगों के उन सबको उठा करके। शुएब साहब, आप कह रहे हैं आप फरीक बनने जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब साहब मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इसके ऊपर, और चीफ जस्टिस का क्योंकि नाम ले लिया है लियाकत चट्टा ने, तो वो बेंच से अलग हो जाएं, अलहदा हो जाएं। सर देखें, ये तो फिर देखें, ये पहली बात तो ये है कि बिल्कुल उनको इंसाफ का तकाजा ये है कि वो खुद अलग हो जाएं। ये खुद उनका मुतालबा रहा है हमेशा हर ज़माने में कि अगर किसी जज का कोई मामला हो और इतना इंपॉर्टेंट इशू हो तो फुल कोर्ट बननी चाहिए, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे जो काम आया है मुनासिब यही होगा। इंसाफ का तकाजा ये है कि वो अपने आप को अलग कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। अच्छा शैला साहिबा, क्या आप लोग भी फरीक बनने जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो एतराज कर रही है ना, आपको भी तो एतराज है कि धांधली हुई है। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए 55 साल हो रहे हैं और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें धांधली ना हुई हो, और हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे रास्ते रोके गए हैं। अब जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है तो देखें, किसी को चोर डाकू कहने से चोर डाकू नहीं होता बंदा, किसी की कोई चीज़ बात करने से उस वक्त तक जो है वो गलती नहीं होती जब तक कि आप प्रूफ ना कर सकें। मिसाल के तौर पर जरदारी साहब को 11.5 साल और फिर 3 साल अलग जेलों में रखा गया, और यहाँ तक कि तशद्दुद में इतना आगे बढ़ गए कि ज़बान काटी गई। फिर फरियाल साहिबा जो हैं उनको जिस तरह से चांद रात को भी देखा हमने कि जब लोगों को छोड़ दिया जाता है, घसीट के जेलों में डाला गया, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास पूरे सबूत हैं तो हमें ये बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर एक वतीरा है कि 35 पंक्चर, फिर किसी ने कह दिया था, फिर यूं, फिर 4 हल्के भी कभी न जीते, और एक मुसलसल एनार्की की फ़ज़ा बनाए रखना, तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल होगी। और मैं तो बहुत परेशान भी हो जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें देख कर फरीक बन रहे हैं आप लोग, नहीं बन रहे होता है। मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं आज ज़रा सारे दिन मेरी मसरूफियत थी। कुछ हलकों में हमें जाहिर है कि रिजर्वेशंस हैं, लेकिन उसमें फरीक बन रहे हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल ठीक। शैला साहिबा वक्त ख़त्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहिबा साथ मौजूद थी, शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद थे, आप दोनों बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पास।